हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ये पार्ट कंटिन्यूशन होगा हमारे पहले पार्ट का, जो हमने पहले कवर किया था इंडियन बैंकिंग सेक्टर में 2000 से लेके 2008 तक क्या हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अगर आपको ज़रा भी मार्केट्स और इकोनॉमीज़ में इंटरेस्ट हो, बिकॉज इंडियन बैंकिंग सेक्टर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकॉनमी का बैकबोन माना जाता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर ख़राब करते हैं इकॉनमी में, तो एक इकॉनमी अच्छे से ग्रो नहीं हो सकती इन फ्यूचर में। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाती है। एक मैसिव ले ऑफ देखने को मिलता है यूएस और बाकी मेजर इकॉनमीज़ में। इसी दौरान मिस्टर सुब्राव को आरबीआई का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। ड्यूरिंग जून 2008 इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टूड एट क्लोज टू 9%। WPI इंडस्ट्रीज़ के इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है, जबकि CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नॉर्मल सिटीज़न पर इन्फ्लेशन का कितना बर्डन जा रहा है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। और CPI यूजली WPI से हायर होता है। इंडिया का CPI उस समय उस पीरियड में जून 2008 में डेफिनेटली 9% से ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उस 2013 से पहले जो हमारा इन्फ्लेशन मेजर होता था वो WPI के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है। और 2013 आता है तब RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी होते हैं, तब वो इसको शिफ्ट करते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें हम तो वो CPI को ही टारगेट किया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। आगे बढ़ते हैं। फिर मिस्टर सुब्राव काफ़ी क्विकली इंटरेस्ट रेट को सिर्फ 3 महीने में 9% से 5% तक रिड्यूस कर देते हैं बाय दिसंबर 2008 टू इंश्योर द लिक्विडिटी इन द होल इकॉनमी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट था 2.7% इन 2008, वो 2009 के बजट में 6% तक पहुंच जाता है। और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर गवर्नमेंट का रिवेन्यू 100 रुपीज़ है और उसका एक्सपेंडिचर 106 है, तो एक्स्ट्रा 6 का जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो मेजर होता है वो एस परसेंटेज टू GDP होता है। एंड ऑल दिस while all this government spending and era of easy money helped revive growth, but it also fueled inflation in the economy. एंड जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए तो इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स अनवाइबल हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली ऑल दिस केम टुगेदर टू क्रिएट अ मैसिव अमाउंट ऑफ बैड लोन ऑन द बुक्स ऑफ PSBs एंड बैंक्स। ड्यूरिंग 2013 देयर वर मैनी इश्यूज फॉर ओवर लिवरेज्ड कंपनीज, मीन्स जिन कंपनीज के पास कैपेसिटी से ज़्यादा लोन था। उसमें फर्स्ट रीज़न ये था, इनका डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की फोरकास्ट अब वैलिड नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स। और इसी में सेकंड रीज़न हो जाता है हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन गोइंग अप। दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। और थर्ड रीज़न था इसमें रुपी में भारी गिरावट। फॉर इंस्टेंस 2008 की बिगनिंग में रुपी अगेंस्ट $1 ₹40 था, लेकिन 2013 के मिड तक ये ₹65 को भी क्रॉस कर देता है एंड अक्रॉस 62% से गिर जाता है। और जिसी वजह से जिन कंपनीज़ ने डॉलर करेंसी में लोन लिया था उन पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सितंबर 2013 में मिस्टर रघुराम राजन जी RBI के गवर्नर अपॉइंट होते हैं। वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लोन जो हैं बैड लोन्स है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो रियलिटी में इससे भी ज़्यादा बुरी है जो अभी दिख रही है बुक्स में बैंक्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई बोरोवर अपना लोन पे नहीं कर पा रहा था उस समय और बैड लोन हो रहा था उसका, बैंक्स उसको बुक्स में शो करने की बजाय रीस्ट्रक्चर कर रहे थे। रीस्ट्रक्चर मीन्स बैंक्स की थोड़ी क्या कहते हैं कंडीशंस को लूज़ करके उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे थे और उनका टाइम बढ़ा रहे थे कि नहीं, अगर आपका 1 साल का लोन है तो हम आपको 3 साल तक कर देते हैं, आपका अगर इस पर 15% का इंटरेस्ट है तो हम 12 कर देते हैं। तो उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे थे बजाय उसको बैड लोन डिक्लेयर करने के, और अपनी बुक्स को वो छुपा रहे थे उसमें बैड लोन्स की जो पूरी कंडीशन चल रही थी। इसी वजह से मिस्टर रघुराम राजन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स लाते हैं। और उन करेक्टिव मेजर्स के बाद अराउंड 2013 के बाद बैड लोन प्रॉब्लम सामने आती है जो कि सब कुछ शॉक कर देती है।
और सिर्फ 3-4 साल के अंडर बैड लोन की प्रॉब्लम 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 2012-2013 के बीच बैड लोन अप्रॉक्स 1,64,000 करोड़ थे, बट 2015-2016 तक ये नंबर 5 लाख को भी क्रॉस कर जाता है। एंड जो बैड लोन रेट 2012 में 2% का था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, वो बढ़कर 10% को भी क्रॉस कर देता है इन्हीं सालों में। और इसका मतलब ये था कि पीएसबी हर 100 रुपीज़ पे लगभग 10 रुपीज़ का बैड लोन कर रहे थे। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ यही रीज़न थे बैंकिंग सेक्टर के टर्मोइल के पीछे? क्या खाली रघुराम राजन का कुछ करेक्टिव मेजर्स लाना ही इस पूरे बैंकिंग सेक्टर की वजह थे? क्या बैड लोन की सिर्फ यही रीजंस थे? नहीं, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट रीज़न इसमें ये हो सकता है कि 2010 to 2011 में चाइना की जो इकॉनमी थी वो स्लो डाउन होना स्टार्ट कर देती है, जिससे स्टील के प्राइसेस क्रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। जून 2011 में अप्रॉक्स 5,000 युआन पर टन का प्राइस था स्टील का, जो कि 2015 तक आते आते 1,700 युआन तक पहुंच जाता है, जिससे स्टील कंपनीज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। एंड इन एडिशन टू दैट, इसी पीरियड में चाइना ने अपनी स्टील को इंडिया में डंप करना स्टार्ट कर दिया था एक डिस्काउंटेड रेट पे, और उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। फैब 2016 में मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सेफगार्ड करने के लिए। और इसी में सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड बैंक फ्रॉड एंड विलफुल डिफॉल्टर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसमें काफ़ी फेमस नाम भी शामिल थे। फॉर एग्जांपल नीरव मोदी अप्रॉक्स 12,500 करोड़ का, एंड विजय माल्या जिसने अप्रॉक्स 9,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। गवर्नमेंट ने फ्रॉड पर कोई मेजर एक्शन नहीं लिया था उस समय, एंड इस पूरे गवर्नमेंट का एक्शन ना लेने का सोसाइटी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, जिससे बैंक फ्रॉड और स्कैम्स और बढ़ जाते हैं। सो यही थी पूरी हिस्ट्री बैंकिंग टर्मोइल की, और ये जो पूरी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है, ये एक बुक पे बेस्ड है जो मैंने पढ़ी थी कुछ समय पहले। उस बुक का नाम था बैड मनी बाय विवेक कौल। सो अगर आपको वो बुक पढ़नी है, उसमें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पूरे बैंकिंग हिस्ट्री को बताया गया है इंडिया की। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि गवर्नमेंट ने इस पूरे बीच क्या मेजर्स लिए थे, क्या एक्ट्स लाई थी गवर्नमेंट इस पूरे टर्मोइल को कंट्रोल करने के लिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको कुछ भी मार्केट से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। थैंक यू सो मच।